दो पड़ोसी भाई थे, दोनों की हालत लगभग एक सी थी। दोनों के सामने सेम चुनौतियां भी थी और दोनों ये चाहते थे कि हम आगे बढ़े। लेकिन एक भाई ने इतनी मेहनत की कि वो आज दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स में उनकी काउंटिंग होती है। और शायद ये वही कारण है जिसके कारण आज चाइना दुनिया के नक्शे पे एक सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। हमने अपनी आंखें उस समय में खोली थी जब हम पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे तहस नहस होने वाले थे। आइए हम जानते हैं कि भारत आखिर इतना पीछे रह क्यों गया। हमारे देश में जो नेता लोग थे वो आपस में जद्दोजहद करके लड़ झगड़ के एक दूसरे की टांग खींचने में ही बिजी थे और इस वजह से आज तक हमारे ये देश की ये हालत है। लेकिन ना देर सवेर ही सही हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। साल था 1947 जब भारत देश कई कई सालों के अपने गुलामी से आज़ाद हुआ था। और वही 2 सालों बाद क्या होता है कि जो चाइना है यानी कि 1949 में चाइना भी आज़ाद हो जाता है। ये दो पड़ोसी भाई थे, दोनों की हालत लगभग एक सी थी। दोनों के सामने सेम चुनौतियां भी थी और दोनों ये चाहते थे कि हम आगे बढ़े। लेकिन एक भाई ने इतनी मेहनत की कि वो आज दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स में उनकी काउंटिंग होती है। और वही एक दूसरा देश है जो आज भी अपने सुपर पावर बनने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। ये बात है 1950 के समय की, जब पूरी दुनिया द्वारा भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो समय था जब जो भारत था वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पे संपन्न देश हुआ करता था। ये एक ऐसा समय था जब चाइना की कोई औकात नहीं थी। चाइना को एक पिछड़ा देश ही दुनिया के अन्य देशों द्वारा समझा जाता था। पता है चाइना की बहुत अच्छी बात क्या है? चाइना ना बहुत पहले एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लिया था कि हमें कभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। और शायद ये वही कारण है जिसके कारण आज चाइना दुनिया के नक्शे पे एक सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। आइए अच्छे से समझते हैं उन सारी चीज़ों को जिसकी वजह से चाइना आज एक महाशक्ति बन गया है और वो जिसे चाहे उसे आंख दिखाता है। क्या होता है ना कि चाइना ने 1978 में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया जिससे कि आर्थिक तौर पे चाइना हमेशा आगे बढ़ता गया। किसानों को आज़ादी दी, विदेशी कंपनियों को न्योता दिया कि आप हमारे देश में आकर व्यापार कीजिए, और मेड इन चाइना को जो सपना देखा था उन्होंने वो धीरे धीरे उन्हें पूरे करने में एकदम पूरी शक्ति के साथ जुट गए। जब चाइना इतने सारे बोल्ड स्टेप्स उठा रहा था तो उधर हम क्या करते हैं? हम 1991 में जाके अपनी आंखें खोलते हैं भारी निंद्र से, उस समय में जब दुनिया ऑलरेडी बहुत आगे निकल जा रही थी। और ये हमने कोई स्ट्रेटेजिकली हमने ये काम नहीं किया था। हमने अपनी आंखें उस समय में खोली थी जब हम पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे तहस नहस होने वाले थे। तब जाके हमने वैश्विक तौर पे खुलने की हिम्मत दिखाई थी और अपने अर्थव्यवस्था की किताब में हमने एक नया अध्याय जोड़ लिया। लेकिन जब तक इंसान अपनी गलती नहीं पकड़ लेता ना तब तक वो सुधार नहीं कर पाता। आइए हम जानते हैं कि भारत आखिर इतना पीछे रह क्यों गया। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आप भी समझिए। भारत देश चाइना से इतना ज़्यादा इस वजह से पिछड़ गया क्योंकि हमने ना कई सारे मौक़ों पर गलत फैसले ले लिए। एक तरफ चाइना जहां अपनी प्रगति के लिए लगातार काम करता रहा, वही हमारे देश में जो नेता लोग थे वो आपस में जद्दोजहद करके लड़ झगड़ के एक दूसरे की टांग खींचने में ही बिजी थे और इस वजह से आज तक हमारे ये देश की ये हालत है। और ये चीज़ें सुधरी नहीं है, आज भी नेता उसी जगह पे आए। आज मराठी वर्सेस हिंदी हो रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। 2024 आ गया है, वो 1991 की बात हम कर रहे हैं, आज 2024 हो गया लेकिन भारत के नेताओं में कोई सुधार नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता कि हम एक तरफ तो सुधार की बात कर रहे हो, आज भी हमारे नेता वही काम किए जा रहे हैं। सुधारों से डरते रहे उस समय के नेता भी, आज के नेता भी। बिजनेस को शक की नज़र से देखा था, उद्यमियों को बेड़ियों में बांध दिया था। कंपटीशन फेयर नहीं है इंडिया में। अगर आप बिजनेस करो तो आज अगर आप छोटे उद्यमी हो तब भी बिजनेस आसान है, बड़े की तो क्या ही बात करना है। शिक्षा में निवेश कम हुआ,
शिक्षा में निवेश कम हुआ, ये उस समय की भी प्रॉब्लम थी, आज की भी प्रॉब्लम है। युक्तिकरण नाम की जो नीतियाँ है उससे क्या है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कई कई सालों से आई नहीं है, उल्टे सीधे कोर्ट का कचहरी का चक्कर लिया जा रहा है, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही, उस समय भी आज नहीं मिल रहा है। इनोवेशन को बढ़ावा नहीं मिला, जो आज के समय में सबसे बड़ी मांग है। एक अगर आप टेक्नोलॉजी विकसित करते हो, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। इनोवेशन को कोई बढ़ावा नहीं हुआ है और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाया जाता है। ये उस समय भी होता था और आज भी होता है। अभी एसएससी का एग्ज़ाम लीक हुआ है, हर साल एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, बच्चे कई कई साल प्रिपेयर करते हैं। शायद ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है देश में। जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी ना, तो हमने एक चीज़ बोली थी कि चाइना और हमारी परिस्थितियाँ एक सी थी। चाइना ने अपनी जो जनसंख्या थी उसको कभी बोझ नहीं बनने दिया, उसने उसको एज अ एसेट लिया, एज अ लायबिलिटी नहीं, एसेट की तरह उसका इस्तेमाल किया और उसने अपनी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल किया। आज के समय में भी 2024-25 के टाइम में भी भारत देश में जनसंख्या को बोझ समझा जाता है। बोझ, सरकारी नौकरी के सपने दिखाए जाते हैं, तकनीकी हुनर दिया नहीं जाते स्कूलों कॉलेज में। ठीक है, युवा भी भ्रमित है, मैं मान रहा हूँ उन चीज़ों को। मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान को कोई दूसरा इंसान बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान खुद के कर्मों की वजह से बर्बाद होता है। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संस्थानों की है जिसे आपने पैसे दे रखे हैं, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। और बता रहा हूँ, हमने ना विदेशों को हमेशा दुश्मन समझा है, हमेशा दुश्मन। लेकिन नीति ये कहती है कि अगर दुश्मनों से फ़ायदा हो रहा है तो उनसे हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है, हमने ना खुद पे भरोसा करना बहुत देर से सीखा। हमें ये दम नहीं था कि हम खुद पे भरोसा कर सके और आज भी दम नहीं है। मुझे कई लगता है कि भारत देश शायद बड़े फैसले अभी नहीं ले रहा है जो उसे लेने चाहिए। लेकिन ना देर सबेर ही सही, हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। ये पिछला भारत नहीं है, ये पिछले भारत से थोड़ा सा हटके है। यूपीआई आ गया है आज भारत के युवाओं के पास, इंटरनेट आ गया है, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, थोड़ा इंडिया ना डेवलप भी हो रहा है, जागरूक भी हो रहा है। एआई को समझने लगा है आज का जो भारत है, सॉफ्टवेयर्स को समझने लगा है भारत जो है आज के समय का। पता है चीन की अभी के डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अब चीन की जो युवा आबादी है ना वो घट रही है, चीन थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा है और भारत इस समय पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमने युवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया और लगातार आज से 5 से 10 साल तक प्लानिंग के तहत युवाओं को एज अ वेपन की तरह हमने यूज़ किया, एक ऐसा इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ किया जिसको स्किल्स दे दो, हुनर दे दो और फिर वो आदमी कुछ भी कर सके, तो ये जो भारत होगा वो चाइना को भी पछाड़ सकता है। क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो विदेशों में जाके बड़े बड़े टेक कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ये वही बच्चे जो विदेशों में रह के विदेशों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो इनमें कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो नहीं रहा है भाई। अब हमें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें वो गलती नहीं दोहरानी जो हमने अपने अतीत में दोहराई थी। अगर ये काम हम सही तरीके से कर पाते हैं तो शायद हमारी जो आज की स्थिति होगी वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं वो भारत बनाम चाइना का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला है भारत बनाम भारत का, पुराने सोच वाला भारत और नए जोश वाले भारत का। ये मुकाबला है हर उस इंसान की जिसके भीतर ऊर्जा है और वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा के भारत की उन्नति में एक योगदान निभा सकता है। अगर आपको लगता है कि भारत अब भी बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ, ताकि हम मिल के भारत देश की प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। ये 2 और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।